हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग जो है भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि टॉपिक वाइज होंगे। और यह क्लास किसके लिए उपयोगी है, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाला है वो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th, इन सभी के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसका आधार क्या रहेगा क्लास का, तो घटना चक्र जो है उसको पूरा कराया जाएगा पीवाईक्यू के माध्यम से। और यह टॉपिक वाइज होगा, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये सब आपको दिए गए हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड, टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? जो पुर्तगाली हैं इनका उपनिवेश जो है प्रथम वायसराय भारत के अंदर कौन हुआ है? तो क्या डियाज है, वास्को डिगामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन में देखेंगे, देखिए सबसे पहले भारत में किस यूरोपीय कंपनी का मतलब आगमन हुआ, तो पुर्तगाली कंपनी का हुआ। किसका हुआ? पुर्तगाली। और एक कब आए, तो 1498 में आए, 1498 में। उसके बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और यह कब आई, तो 1595-96 में आई। ठीक है। उसके बाद में अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश लोग आए, अंग्रेज आए 1600 में। और उसके बाद में डेनिश तो डेनिश आए सन 1616 में। और उसके बाद में फ्रांसीसी जो है यह आए 1664 में। ठीक है। ये तो क्या है, यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम है। अब जो है जैसे कि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई, फ्रांसीसी कंपनी बाद में आई, फिर उसके बाद में अंग्रेज जो है बीच में आए। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी बाद में आने के बाद में भी इनके बीच में संघर्ष काफी ज्यादा मात्रा में हुई। ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे कि ये कंपनी है, इन्होंने अपने कोठी यानी कि दुर्ग कहाँ कहाँ पे बनाए हैं। तो पुर्तगाल ने सबसे पहले अपना दुर्ग बनाया है कोचीन। कहाँ पे? कोचीन। और यह कब बनाया, तो 1503 में। ठीक है। उसके बाद में मछलीपट्टनम, डच के कहाँ पे था? मछलीपट्टनम। और इन्होंने कब बनाई, तो 1605 में बनाया। ठीक है। उसके बाद में अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने कहाँ पे बनाया अपना, तो सूरत में बनाया। कहाँ पे? सूरत। और यह कब बनाया, तो 1613 में, 1613। उसके बाद में डेनिश, तो डेनिश का था ट्रावणकोर। फ्रांसीसी कंपनी का था सूरत में। त्रावणकोर में इन्होंने बनाया था 1620 में। 1616 में आए और 1620 में इन्होंने इसकी स्थापना की। फ्रांसीसी 1664 में आए और 1668 में इन्होंने क्या किया, कंपनी की स्थापना की। ये तो कंपनी का क्रम हो गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल से कौन आए, तो वास्को डिगामा आया। कौन आया? वास्को डिगामा। ठीक है। उसके बाद में वास्को डिगामा फिर से 1502 में वापस आया। फिर उसके बाद में दूसरा अगर पूछा जाए, दूसरा व्यक्ति कौन है,
जो पुर्तगाली से वापस आया, तो अल्वारेज कैब्राल जो है वो पुर्तगाल से आया था। ठीक है, 1498 में पहले कौन आए? वास्को डी गामा। उसके बाद में कौन आए? कैब्राल, अल्वारेज कैब्राल। फिर उसके बाद में 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आए। फिर 1503 में उन्होंने कोचीन में क्या की? फैक्ट्री स्थापित की। ये था। उसके बाद में पूछा जाए पुर्तगाल का सबसे पहले वायसराय बन के कौन आया है, तो कौन आया था? अल्मीड़ा बन के आया था। और इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1505 से लेकर 1509 तक। इतना याद रखना है। अल्मीड़ा, अल्मीड़ा का कार्यकाल क्या है? तो 1505 से लेकर 1509। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो सबसे पहले जो आया होगा उसी ने बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है उसका दुरुपयोग किया। तो कौन है सबसे पहले भारत में? पुर्तगाली आए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसे मतलब पुर्तगालियों से एक क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो यह किसके कार्यकाल में हुई थी? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अल्मीड़ा के कार्यकाल में हुई थी। देन उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अल्बुकर्क दोबारा दूसरे जो है वायसराय बन के आए पुर्तगाल के, और इनके समय पे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो जो है इन्होंने बीजापुर के शासक थे उनसे क्या किया? गोवा को जीत लिया। ठीक है, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1613 में ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? देखो, सर्वप्रथम जो है 1593 में। कब? 1593 में स्थल मार्ग से, कहां से? स्थल मार्ग से ब्रिटिश कंपनी आई। ठीक है, जिसका नाम था लीवेंट कंपनी, लीवेंट कंपनी। परंतु ये कहां से आई थी? तो स्थलीय मार्ग से आई थी। उसके बाद में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने का क्या दे दिया था? एकाधिकार दिया था। कब दिया था एकाधिकार? तो 31 दिसंबर 1600 में। कितने वर्ष का एकाधिकार दिया था? तो 15 वर्ष का एकाधिकार दिया था। ठीक है, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब कि जो ब्रिटेन से केवल एक ही कंपनी आएगी जो पूर्वोत्तर देश के साथ में क्या करेगा? व्यापार करेगा, वहां से कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। फिर 1608 में हॉपकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पहुंचा कौन? 1608 में हॉपकिंस। और सूरत में व्यापारिक कोठी की अनुमति मांगी इसने, परंतु जो है इनको पहले अनुमति दे दी गई जहांगीर के द्वारा। 1608 में कौन आया था? हॉपकिंस आया था। हॉपकिंस। और किसके कार्यकाल में आया था? तो जहांगीर के कार्यकाल में आया था। ठीक है, तो इसने क्या मांगी? अनुमति मांगी हॉपकिंस ने कोठी बनाने के लिए सूरत में। तो जहांगीर ने क्या अनुमति दे दी, परंतु इस समय पुर्तगालियों की नेवल सेना थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी। तो जहांगीर था तो उसको पता नहीं था कि ब्रिटिश लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। तो उसने पुर्तगालियों के दबाव में क्या किया? इनकी फैक्ट्री पहले अनुमति दी, फिर उसके बाद में बीच में छुड़वा दिया। अब ब्रिटेन वालों को क्या हुआ? गुस्सा आया। जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया? पुर्तगालों को दबा के पीटा। ठीक है, पुर्तगालियों को दबा के पीटा। तो वह युद्ध पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध था? तो 1611-12 में एक युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध। और इस युद्ध में
पुर्तगालियों को दबा के पीटा। और पूछा जाता है कि ब्रिटिश जो अंग्रेज गवर्नर इस समय कौन था, मतलब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, वो पूछ लिया जाता है। तो यह स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये भी याद रखना है। तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, थॉमस बेस्ट। कोई बेस्ट ही आदमी गया होगा लड़ाई लड़ने के लिए, तो इससे याद रख सकते हैं रिलेटेड करके कि थॉमस बेस्ट अंग्रेजी सेना के क्या थे, नेतृत्व करते थे। इसमें क्या हुआ, स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली हार गए और अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए तो जहांगीर के जो है आंख खुली कि पुर्तगालियों का भी कोई बाप है। तो अंग्रेज मतलब उनके नजरों में शक्तिशाली बन गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1613 में अनुमति दे दी बनाने के लिए। 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई। किसने बनाई, तो अंग्रेजों ने बनाई। ठीक है, यह पूरी कहानी जो है उसको समराइज करके थोड़ा सा हमने बता दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सूरत। यह युद्ध भी पूछ सकते हैं कि स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजी सेना का किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, और यह पूरी कहानी हम लोगों ने समझ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों का स्वाली के स्थान पर हराया। और वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसने हराया है स्वाली के युद्ध में। तो स्वाली का युद्ध हुआ कब था, अभी देखा है 1611-12 में हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो थॉमस बेस्ट कर रहा था। तो इसको पुर्तगालियों को अच्छे से दबा के पीटा और वो हार गए। जब हार गए तो वह व्यक्ति कौन था, थॉमस बेस्ट था। अच्छा काम करता था, इस वजह से इसको क्या किया, नेतृत्वकर्ता बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 1613 में सूरत में क्या किया, इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। देखो, इसका ओवरऑल अगर पूछा जाए तात्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया की जो राजगद्दी का मसला था। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के लिए तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है आपस में लड़े उस समय। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रिया का कौन हत्या ले। परंतु पूछ रहा है कि भारत के अंदर जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या है। जब फ्रांस और अंग्रेज, ब्रिटेन और फ्रांस आपस में दो देश लड़ रहे थे, तो उसकी छींटे मतलब उनके जो कंपनियां हैं उनको भी आपस में क्या बने, टकरा गई। और इस समय कारण क्या हुआ था, तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का क्या कर लिया गया था, अधिग्रहण कर लिया गया था। मतलब उनको कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने। और इसी गुस्से में कर्नाटक मतलब जगह पे युद्ध हुआ। ठीक है, तो प्रथम युद्ध जो है तात्कालिक कारण पूछा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना। अब बात आती है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ कब था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है यह 1744 से लेकर 1748 के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें अगर यह मुद्दा क्या था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे से यह प्रारंभ हुआ। और तात्कालिक कारण पूछा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। इस युद्ध के बाद में एक संधि हुई, उस संधि को याद रखना है। 1748 में एक संधि हुई, तो एला सापेल की संधि। संधि का नाम क्या है, एला सापेल की संधि। ठीक है, 1748 में। इसी बीच में एक युद्ध भी हुआ था, सांट थोमे का युद्ध। सांट थोमे का युद्ध, सांट थोमे या सांट थोमे
का युद्ध हुआ इसी बीच। कब हुआ था? 1746 में। 1746 में सेंट थॉमे का युद्ध हुआ कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी सेना के बीच में। कर्नाटक के नवाब कौन थे इस समय? तो अनवरुद्दीन। किसके किसके बीच में हुआ? कर्नाटक का नवाब और फ्रांसीसी के बीच में। फ्रांसीसी, ठीक है। अगला इसमें क्या हुआ? तो अंग्रेजों को पुनः मद्रास की प्राप्ति हो गई। इस संधि में क्या हुआ? तो अंग्रेजों को पुनः मद्रास की प्राप्ति हो गई। मद्रास की प्राप्ति, यह कारण है। मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में इतनी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। पहला याद रखना है कि संधि कौन सी हुई थी? एला सापेल की संधि। प्रथम कर्नाटक के युद्ध के समय पे संधि कौन सी हुई? एला सापेल की संधि। और इस संधि में अंग्रेजों को पुनः मद्रास की प्राप्ति हो गई। इसी बीच में एक युद्ध हुआ था, सेंट थॉमे का युद्ध 1746 में, कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी सेना के बीच में, ठीक है। अब कर्नाटक वाला क्षेत्र नहीं था, कर्नाटक था। अगर आप लोकेशन अगर देखें तो कर्नाटक ये वाला क्षेत्र ना होकर यहाँ पे कर्नाटक एक राज्य हुआ करता था, उसी की बात हो रही है। हैदराबाद से सटा हुआ था कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक ये वाला क्षेत्र है, ये वाला रीजन। अंग्रेजों को पुनः मद्रास की प्राप्ति हो गई। फिर उसके बाद में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी देख ले रहे हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, यह द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1749 से लेकर 1754 के बीच में। और इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, ठीक है। इसमें जो संधि हुई थी, संधि पूछा जाए तो पुडुचेरी की संधि, पुडुचेरी संधि, पुडुचेरी की संधि इस बीच में हुई थी, ठीक है। और अगर पूछा जाए इसके बीच दौरान में एक युद्ध हुआ था, तो युद्ध को भी याद रखना है। युद्ध अंबूर का युद्ध, अंबूर का युद्ध। और यह कब हुआ था? 1749 में हुआ था। पुडुचेरी की संधि कब हुई थी? तो जब युद्ध समाप्त होगा उसी टाइम पे क्या होगा? संधि होगी। तो 1754 में संधि हुई थी। और पूछा जाए इस संधि का निर्णय क्या निकला, तो यह अनिर्णित संधि थी, अनिर्णित युद्ध था। जो जिसके पास है उसी के पास में वह रहा, ठीक है। बात यह थी, जो दो राज्य थे, एक कर्नाटक और हैदराबाद, इन दोनों में क्या चल रहा था? उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो अंग्रेजी सेना ने जो है अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक के नवाब थे, उनका समर्थन किया। और फ्रांसीसी सेना ने, जो हैदराबाद के नवाब थे चंदा साहब, उनका समर्थन किया। जब एक दूसरे से क्या कर रहे थे? इनका समर्थन कर रहे थे, तो वो कर्नाटक का छोड़ के आपस में लड़ने लगते थे, क्योंकि इस समय पे भी युद्ध चल रहा था। कहाँ पे? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो अपनी खुन्नस यहाँ पे भी निकाल रहे थे। तो ये कौन सा था? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। इसमें केवल यही चीज याद रखनी है, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1749 से लेकर 54 के बीच में। इस बीच संधि कौन सी हुई? तो पुडुचेरी की संधि। और युद्ध कौन सा हुआ? तो 1749 में हुआ था अंबूर का युद्ध। और इस संधि का कोई निर्णय नहीं निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? जो बांडीवास का युद्ध है वो किसके द्वारा मतलब लड़ा गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1758 के बीच से लेकर 1763 तक हुआ। 1758 से लेकर 1763 तक हुआ। कौन सा युद्ध? कर्नाटक का तीसरा युद्ध। और यह युद्ध जो है
सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। किसका युद्ध का हिस्सा था? सप्तवर्षीय, सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा। ठीक है, जो ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच में 7 वर्षों से लगातार युद्ध चला आ रहा था, तो उसी का हिस्सा था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। यह प्रारंभ क्यों हुआ? तो यूरोपीय प्रश्न से आरंभ हुआ। ठीक है, मतलब यूरोपीय, मतलब जो वहां पे गतिविधियां चल रही थी उसके वजह से यहाँ पे युद्ध हुआ। फिर 1760 में वांडीवास के युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? वांडीवास, वांडीवास। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। और ये किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज सेना के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी इनके बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए। और यही हाल वहां पे भी हुआ, ब्रिटेन में और फ्रांस के बीच में। तो ब्रिटेन जो है वहां पे जीत गई और फ्रांस हार गई। तो इसी बीच में एक संधि भी हुई थी, उस संधि को भी याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। और यह संधि कब हुई थी? तो 1763 में, 1763 में पेरिस की संधि हुई। ठीक है, यह था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक के 3 युद्ध पढ़े हैं हम लोगों ने, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला युद्ध 1744 से लेकर 1748 तक, दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक, तीसरा युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक। पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर शुरू हुआ था, और इसका अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए तो अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी के जो जहाज थे उनको कब्जा कर लिया। दूसरा कारण जो था वो हैदराबाद और कर्नाटक, इनके उत्तराधिकार को लेकर इनके बीच में आपसी मतभेद थे, तो इसका फायदा उठाया अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने। तो दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ और इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। दूसरे युद्ध में पुडुचेरी की संधि हुई थी। तीसरा युद्ध हुआ तो यह सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था और यह यूरोपीय गतिविधियों से आरंभ हुआ था। 1760 में यहाँ पे भारत में एक युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध, जो अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है पूरी तरह से जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। जब हार गए तो उनको संधि करनी पड़ी। संधि कौन सी हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी। तो इतना हमने सब लोगों ने डिटेल से इसको अच्छे से देख लिया है। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध पूछ रहा है, अंग्रेज और किसके खिलाफ हुआ था? तो फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। जो यूरोप वासी हैं इनको क्या चाहिए था? सोरा और अफीम। और इसकी अधिकतम उत्पादन किस में होता था? तो बिहार राज्य में होता था। कहां पे? बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अभी देखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार में अफीम और सोरा प्राप्त होता था अधिकतम मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच कराना है। बोल रहा है कि इनमें से कौन कहां से स्थित है? पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? इटली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी। और कोलंबस का पूछा है इन्होंने किसकी खोज की थी? तो अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट, जेम्स कार्टर। तो जेम्स कार्टियर का अगर पूछा जाए तो ये कहाँ के थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। जेम्स कार्टियर फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट है सर फ्रांसिस ड्रेक। जो सर फ्रांसिस ड्रेक हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के रहने वाले थे ये। अगला है फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे पुर्तगाल के रहने वाले।
आपने दक्षिण अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट, वहां पे पढ़ा होगा मैगेलन जल संधि, ठीक है, जिसके नीचे एक और था ट्रैक पास। तो मैगेलन जल संधि दक्षिण अमेरिका और वहां पे टिएरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है, उनके बीच में स्थित है कौन सा, मैगेलन जल संधि, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी। फिर उसके टिएरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका जो है उसके बीच में एक पास है ट्रैक पास, तो उसको भी याद रख लेना। तो इसको मैच कराते हैं। हमारा ए का कौन सा है, तीसरा, ए का तीसरा इसमें है और इसके अंदर है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कट हो गए। बी का है चौथा, बी का चौथा इसमें भी है, इसमें भी है। सी का दूसरा, सी का दूसरा इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, मतलब इनमें से किसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसको माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि जो कर्नाटक के तीनों युद्ध हुए थे उन युद्धों में क्लाइव ने अच्छी रणनीति के तहत इस युद्ध को जीता। और क्लाइव उस समय एक सैनिक मतलब था अच्छी पोस्ट पर, परंतु वायसराय वगैरह नहीं था। तो उसके बहादुरी को देखकर, उसकी चतुराई को देखकर जब बंगाल में युद्ध छिड़ा तो वहां पे भेज दिया गया इसको, क्लाइव को। तो इसी समय पे प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। क्लाइव के समय पे प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध अगर पूछा जाए तो ये कब हुआ था, तो यह हुआ था जून 1757 को युद्ध हुआ। और यहाँ पे समकालीन मुगल शासक अगर पूछा जाए तो कौन थे, आलमगीर सेकंड। समकालीन मुगल शासक, मुगल शासक समकालीन मुगल शासक, तो वह कौन थे, आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय, ठीक है। और अगर गवर्नर पूछ लिया जाए इस समय कौन थे, तो थे गवर्नर रोजन ट्रैक, रोजन ट्रैक, ठीक है। प्लासी की युद्ध किस कब हुआ, तो जून 1757। समकालीन मुगल शासक कौन था, आलमगीर सेकंड। गवर्नर इस समय कौन थे, तो रोजन ट्रैक थे। तो क्या हुआ, एक सेकंड, तो यह किसके किसके बीच में हुआ, तो बंगाल के नवाब, बंगाल बंगाल के नवाब, ठीक है, और अंग्रेजी सेना, अंग्रेज के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, क्लाइव। और बंगाल की तरफ से मतलब बंगाल के नवाब की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो मीर जाफर, मीर जाफर, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, अगला ओमी चंद्र, ओमी चंद्र, और इनकी मौसी जो थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उनकी मौसी थी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। ये सब लोग लड़ने के लिए गए, परंतु ये एक इस प्रकार का बक्सर का युद्ध था, जैसे मैच फिक्स नहीं होता है वैसे ही ये भी फिक्स हो गया था। इसका रिजल्ट तो पहले ही आ गया था, बस औपचारिकताएं बची थी। ये लोग गए लड़ने के लिए और क्लाइव के हाथों वहां से चाय नाश्ता किया और वहां से निकल आए और यहाँ पे बोल दिया आके कि हम लोग हार गए हैं। तो सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल छोड़कर भाग गए और रास्ते में मीर जाफर का पुत्र था मीरन, उसने
जो बंगाल के नवाब थे उनको मार डाला, सिराजुद्दौला को मार दिया। अब इसमें इन लोगों का फायदा क्या हुआ, तो मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ कब था यह बताना है। तो अक्टूबर 1764, अक्टूबर 1764 में हुआ था। ठीक है, और जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब कौन था, ये पूछ सकता है। बंगाल का नवाब तो मीर जाफर था, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर को क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। उसके बाद में बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ यह भी पूछा जाता है। तो संयुक्त सेना थी, त्रिगुट था, संयुक्त सेना यानी त्रिगुट कौन कौन थे। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला, शुजा उद्दौला, और मुगल साम्राज्य के मतलब जो राजा थे मुगल, तो वो थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया, किसने हराया, तो हेक्टर मुनरो ने हराया, हेक्टर मुनरो। तो बोला जाता है कि जो बक्सर का युद्ध है, इस युद्ध के बाद में अंग्रेज लोग जो है स्थापित हो गए यहाँ पर बंगाल में अच्छी तरह से, और इस युद्ध के बाद में संधि भी हुई थी। ठीक है, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना को हेक्टर मुनरो ने क्या किया, हरा दिया, और हेक्टर मुनरो जीत गए। जब जीत गए तो संधि करने के लिए बुलाया गया, किसको बुलाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। अगर संधि पूछी जाए तो संधि कौन सी थी, इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने किसकी संधि की, कौन सी संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद संधि। और इस संधि में क्या क्या हुआ, तो दो भागों में यह संधि हुई। पहले हुई 12 अगस्त 1765 और दूसरी हुई 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त को किसके साथ में हुई, तो जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम सेकंड। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था, तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन तीनों की दीवानी जो है किसको दे दी गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। दीवानी किसको दे दी गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको दे दी गई। दीवानी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इनको दीवानी मिल गई, अब तो बात ऐसी हो गई कि जैसे किसी दुकान पे जा रहे हैं और दूसरे के गल्ले से निकाल के पैसे और उसी से कहा कि मुझे ये सामान दे दीजिए, इस तरह का भारत में बात हो गई। एक तो पहले कैसा था, मतलब ये लोग व्यापार करते थे तो विदेश से जो है सोना लेके आते थे और उससे क्या करते थे, व्यापार करते थे। परंतु अब क्या हुआ, अब उनके ही गल्ले से निकालना, मतलब भारत का पैसा और भारत के सामानों से व्यापार कर रहे हैं, इस तरह का हो गया। अब भारत को अच्छी तरह से लूट रहे हैं। और शाह आलम द्वितीय को क्या मिला, तो अवध के जो नवाब थे, दूसरा किसके साथ में हुआ था, अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ में हुआ। ठीक है, तो दूसरा जब हुआ तो अवध के नवाब से लेकर कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिया।
और शाह आलम द्वितीय को और क्या मिला, तो कुछ पैसे इनको मिले पेंशन के रूप में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको संरक्षण देने का आश्वासन दिया। इधर अवध के नवाब, इनके साथ में क्या संधि हुई, तो इनसे क्या ले लिया गया, इलाहाबाद और कड़ा लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया, और युद्ध का जितना भी हर्जाना था उसको इनसे लिया गया। तो संधि पूछी जाती किसके साथ पहले हुई, किसके साथ में बाद में हुई, तो 12 अगस्त को कब हुई, किसके साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ, और 16 अगस्त को ही अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ में, शुजा उद्दौला। ठीक है, इतना याद रखना है। तो कौन सी संधि थी, इलाहाबाद की संधि थी। ठीक है, तो इसके ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था, इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था, बंगाल का नवाब, तो इसका आंसर हो जाएगा नज्म उद्दौला, नज्म उद्दौला। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर। और जब युद्ध लड़ा गया बक्सर का, तो बंगाल की तरफ से किसने मतलब नेतृत्व किया, तो मीर कासिम ने किया था। अवध के नवाब शुजा उद्दौला, उन्होंने नेतृत्व किया, और शाह आलम द्वितीय, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। देखो, ये दिखने में तो तीनों एक साथ थे, परंतु इनके मन में खोट थी सभी के। मीर कासिम समझ रहे थे कि अगर हम ये जीत गए मतलब युद्ध, तो हमारा बंगाल हमारे पास आ जाएगा। अवध के नवाब क्या सोच रहे थे कि जब जीत गया तो मीर कासिम को भी हम मतलब भगा देंगे। शाह आलम समझ रहे थे कि हमारा तो दिल्ली हाथ से निकल ही गया है, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। तो ये मतलब बाहर से तो एक थे, मगर अंदर से एक दूसरे के प्रति इनकी भावनाएं गलत थी, और यही कारण रहा कि ये हार गए। और अंग्रेजी सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, और इनके पास आधुनिक हथियार थे, जिसके चलते ये लोग हारना पड़ा। और बक्सर का युद्ध जो था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत में अंग्रेजों की। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बक्सर का युद्ध का हमने पूरा बायोडेटा देख लिया है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। देखो, क्वेश्चन कराने का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि आप केवल क्वेश्चन करा करा के आगे बढ़ते जाएं। अभी टाइम है तो थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन के साथ में एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगर आप चाहें तो नोट्स भी इससे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम इन लोग क्वेश्चन को जल्दीबाजी में भी करेंगे, परंतु अभी नहीं। अभी टाइम है तो थोड़ा थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किससे बनाया। अब जब इलाहाबाद की संधि हुई तो इस समय पे मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ठीक है, कहां पे, मुर्शिदाबाद बाद और मुंगेर। ठीक है, ये कहां पे, बंगाल, और यह बिहार। इनके बनाए गए उप दीवान। अब उप दीवान क्या है, तो देखो, द्वैध शासन लागू कर दिया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने 65 में क्या कर दिया था, द्वैध शासन लागू कर दिया था। अब द्वैध शासन मतलब डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष जो था नियंत्रण जो है किसके पास में था, तो बंगाल के नवाब के पास में। परंतु अप्रत्यक्ष निर्णय जो है किसके पास में, मतलब शक्ति किसके पास में आ गई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गई। कारण क्या था, तो मतलब जो उपनवाब दीवान जो थे उनको नियुक्त करने का दायित्व जो है किसके हाथ में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। और सारा भाग दौड़ जो है मतलब देख रेख वही करते थे, बस उनको मुखौटा बना के सामने खड़ा कर दिया। और भ्रष्टाचार इतने अति सीमा पर होने लगा, और यही कारण थे इन बाद में विद्रोह वगैरह भी हुए। तो मुंगेर में किसको बनाया गया और मुर्शिदाबाद में किसको बनाया गया,
तो मुर्शिदाबाद में जो है किसे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान, इनको यहाँ का उप दीवान बनाया गया। और बिहार में बना दिया गया था सिताब राय को। किसको बनाया गया? सिताब राय। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। इनको क्या बनाया गया था? उप दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब की गई थी ये बताना है। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765। यह क्वेश्चन जो है आपका 48 और 52वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ था प्री का, उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो ये कितना आसान हो गया, हम लोगों ने पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। अगर पूछा जाए अवध की नवाब के साथ कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1765। और इस संधि के बारे में एक वो भी है कि कहा जाता है कि इस संधि को करने में इतना भी समय नहीं लगा कि जितना एक गधे को खरीदने में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन जो है का जनक किसको माना जाता है? द्वैत शासन हम लोग समझ चुके हैं। द्वैत शासन का मतलब दोहरी शासन व्यवस्था। कुछ मामलों में जो कंपनी का डायरेक्ट नियंत्रण रहेगा और कुछ मामलों में जो है कंपनी का इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी का नियंत्रण रहेगा। यही क्या है? द्वैत शासन है। और द्वैत शासन जो है यह प्रचलित जो किसने किया है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और पूछा जाए इसके जनक, तो जनक होंगे सर लियोनेल कर्टियस। ठीक है, सर लियोनेल कर्टियस इसके क्या है? द्वैत शासन के जनक हैं। और इसको प्रसिद्धि किसने हासिल कराई? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कराई द्वैत शासन। अगर पूछा जाए द्वैत शासन को शुरुआत बंगाल में किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, 1765 में। और इसको समाप्त किसने किया है? तो समाप्त करने की बात की जाए तो 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अभी हम लोग देख चुके हैं किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कब की थी? 1765 में। और इसको समाप्त किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, इसने इसको समाप्त किया। कब किया था? सन 1772 में किया था। सॉरी, मैंने वहां पे 84 लिख दिया, ये गलत है। 84 नहीं होगा, 72। 1772 में समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यह सिस्टम क्या है? तो मैसूर के युद्ध हुए थे। किसके? मैसूर के युद्ध। मैसूर युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए थे पूछा जाए तो 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, यह भी पता होना चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था 1765 से लेकर 1767 तक था। उसके बाद में कौन आए? तो बेरलेस्ट आए। कौन आए? बेरलेस्ट। बेरलेस्ट 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 के समय, मतलब अगर पूछा जाए टाइम पीरियड क्या था, तो 1767 से लेकर 1759 तक। और यहाँ पर जो है युद्ध हुआ था
प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है, यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ यह युद्ध? तो यह भी याद रखना है, प्रथम मैसूर युद्ध तो 1767 में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ। और यह किसके किसके बीच में हुआ? तो मैसूर के राजा थे इस समय हैदर अली, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ, अंग्रेज। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। कारण क्या था इसका? तो हैदर अली की मित्रता बढ़ रही थी किसके साथ में? फ्रांसीसियों के साथ में, जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं था। ठीक है, तो और उसके बाद में हैदर अली ने डंडीगुल में जो है एक शास्त्रागार का निर्माण करवाया था फ्रांसीसियों की मदद से, तो यह भी इनको रास नहीं आया। तो यही सब कारण हुए थे मैसूर युद्ध के, प्रथम जो मैसूर युद्ध था। जब ये बात हुई तो अंग्रेज जो है अपनी तिकड़ी चलाई इन्होंने, मतलब जाल फेंका। जाल क्या फेंका? हैदराबाद के नवाब मतलब जो थे निजाम और मराठा जो है उनको अपने गिरफ्त में लिया, मतलब उनको लालच दिया कि मैसूर का अगर हम जीत जाते हैं तो वो वाला हिस्सा तुम दोनों लोगों में बांट देंगे। तो वो उनके पाले में आ गई। परंतु जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ तो हैदर अली ने उन लोगों को समझा बुझा के अपने पाले में कर लिया। तो क्या होना था? अंग्रेज इस युद्ध में बुरी तरह से पिटे गए और हार गए और हैदर अली जीत गए। फिर उसके बाद में सेकंड मैसूर युद्ध हुआ, मैसूर युद्ध। सेकंड मैसूर युद्ध का पूछा जाए तो किसके कार्यकाल में हुआ? तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। इस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और यह कब हुआ? तो 1780 से लेकर 84 तक, दो चरणों में हुआ। प्रथम हुआ जो 1780 से लेकर 82 तक, और दूसरा जो मतलब चरण था तो 1782 से लेकर 84 तक। ठीक है, और इस युद्ध में मतलब जो है संधि जो बताई मतलब द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान, पहले हैदर अली लड़ते लड़ते क्या हुए, घायल हो गए और घायल होने के बाद में काफी ज्यादा चोटिल हुए। जब चोटिल हुए और उनकी इसी दौरान क्या हो गई? मौत हो गई, मृत्यु हो गई टीपू उनकी, हैदर अली की, हैदर अली। उसके बाद में उनके पुत्र जो थे टीपू सुल्तान, उनसे क्या हुआ? युद्ध हुआ और इसमें युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए। फिर एक संधि हुई इस युद्ध में, उस संधि को याद रखना, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान के साथ में हुई और मामला यहीं पे समाप्त हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ और तीसरे मैसूर युद्ध में ना चाहते हुए भी टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक संधि थी, जिसमें टीपू सुल्तान का आधा भूभाग जो है राज्य का वो छीन लिया गया और टीपू सुल्तान के दो पुत्र थे उनको बंदी बना लिया गया। और पूछा जाए अगर यह संधि किसके कार्यकाल में हुई थी तो यह उसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस के समय पे यह तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और चौथा जो युद्ध हुआ वो बेलेविजली के कार्यकाल में हुआ। चौथे वाले में टीपू सुल्तान की मौत हो गई। और पूछा जाए कहाँ पे हुई थी तो श्रीरंगपट्टनम के स्थान पर हुई थी और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को ही अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे परंतु अपना ईमान नहीं बेचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? बंगाल प्रांत है और जो बिहार है इनको आपस में कब मर्ज किया गया था, ये बात पूछी गई है। तो क्या 1713 में, 1732 में, 1733, 1734? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1733 में।
बंगाल प्रांत को बिहार के साथ में मिला लिया गया था। अगर पूछा जाए इनको अलग कब किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को अलग किया गया। ठीक है, बिहार को अलग कर दिया गया और बिहार के साथ में उड़ीसा को भी संयुक्त रूप से अलग किया गया। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, तो इसी वजह से मतलब मनाते हैं 1 अप्रैल को उत्कल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, पहले तो यह अधिनियम है क्या? तो मतलब जो गैर कृषि किसान थे, मतलब जिनके पास में भूमि नहीं थी और वो भूमिहीन थे, मतलब काम नहीं करते थे। गैर कृषि मतलब वो खेती पर काम नहीं करते थे, परंतु उनके पास जमीन अच्छी खासी थी, तो उनको गैर कृषक कहते थे। तो उनकी भूमि, जो वो लोग जो है जो कृषि कर रहे हैं किसान, उनको बेच मतलब ले नहीं सकते थे। यही क्या था, भूमि स्थानांतरण था। कहने का मतलब ये खेत जो है किसी किसान का है, वो खेती कर रहा है, ठीक है, परंतु दूसरा है जिसके पास खेत तो है परंतु वो खेती नहीं करता, तो गैर कृषक हो गए। वो जो खेती नहीं करता है, मतलब मान लिया जमींदार साहूकार हो गए, वो इनकी जमीन को खरीद नहीं सकते थे। यही था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। तो यही पूछा जा रहा है कब पारित हुआ था, तो यह सन 1900 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या लॉर्ड मेयो था, लिटिन था, क्लाइव था, डफरिन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो फिर कौन था? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद में इसने बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि की, अपना तिकड़म चलाया, क्या क्या कर सकते हैं, किससे फायदा होगा कंपनी को, ये सब किया इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाओं को क्या है क्रम से लगाना है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 65 में हुआ था, इलाहाबाद की संधि इसके बाद में हुई थी, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। पहले क्या हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में क्लाइव का मतलब वापस आया और उसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा 3, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 2 और फिर लास्ट में 4। वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, ये कब बना था? तो 1784 मतलब 72 में बना था, 1772 में। ठीक है, जैसे इसने बना और उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। किसको समाप्त किया? तो ऐतिहासिक को समाप्त किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव का आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध। पहले इन तीनों से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह युद्ध जो है 1784 के लगभग हुआ था विद्रोह, और विद्रोह किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह। और अंग्रेज इस समय मतलब गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पूछे जाए तो 1784 में, और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वह किससे संबंधित है, मतलब किसने लागू की? वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग?
तो क्या किसने स्टार्ट की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। इसी को जो है घेरे की नीति के नाम से भी जानते हैं। यह नीति क्या थी? तो शत्रु राज्य को, जो शत्रु राज्य था उसको जो है मित्र राष्ट्रों से घेर कर रखना। शत्रु राज्य को मित्र राष्ट्रों के से क्या था? घेर के रखना, जिससे वो क्या हो गया, बीच में घिर गया और ज्यादा उलेगा नहीं,